चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 4th, देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कि सर अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है तो उसका क्या होगा। अब देखो कैपिटल है तो क्या होगा, पहली चीज, अगर मान लो सर खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है और होल्डिंग ने उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ भी स्टेक नहीं ले रखा, मतलब होल्डिंग ने उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, तो क्या होगा, वो सारी की सारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो किसकी है, वो आउटसाइडर्स की है, माइनॉरिटीज की है, तो वो सीधा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चली जाएगी। दूसरी चीज कि सर अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है और होल्डिंग ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो क्या होगा, क्या ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, आंसर इज नो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में AS 21 क्या बताता है, AS 21 कहता है कि सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आती है और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, तो खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो नहीं होगा। खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर मान लो सर होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका ट्रीटमेंट डिवेंचर की तरीके से ही होगा, जैसे डिवेंचर का ट्रीटमेंट है वैसे उसी तरीके से किया जाएगा। ठीक। तीसरी चीज, अगर मान लो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसमें होल्डिंग ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होगी और जो बाकी बैलेंस है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। बस ये छोटा सा पॉइंट है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई कन्वर्टिबल है या नहीं। अगर तो कन्वर्टिबल नहीं है तो क्या होगा, अगर होल्डिंग ने कुछ नहीं ले रखा तो सारी माइनॉरिटीज की, और अगर होल्डिंग ने ले रखा है तो इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर वाला ट्रीटमेंट। ठीक। दूसरी चीज, अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसमें जितनी होल्डिंग ने ले रखी है वो उसकी सीसी में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होगी और बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगी। बस ये छोटी सी पॉइंट है, लिख लो, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट भी करा देता हूं, फिर दोनों मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट कन्वर्टिबल, अब ये कन्वर्टिबल वाला नहीं है, नॉट कन्वर्टिबल, हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी is shown as investment in consolidated बैलेंस शीट। सेम ब्रैकेट में लिख देता हूं, सेम ट्रीटमेंट एज ऑफ डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड, कि सर जैसे डिवेंचर का ट्रीटमेंट करते थे वैसे यहां पर भी ट्रीटमेंट होगा, एंड बैलेंस विल बी शोन अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक। उसके बाद इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कन्वर्टिबल, अगर क्या है कन्वर्टिबल है, ये बात करी थी मैंने नॉन कन्वर्टिबल की, अगर कन्वर्टिबल नेचर की है then that part of preference share capital held by holding will be adjusted in cost of control and balance कहां पर जाएगा, बैलेंस तो माइनॉरिटी में ही जाएगा, and balance will be shown under minority interest। ठीक है जी, क्लियर। ठीक। ये तो थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात। फिफ्थ लिखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी, एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, कंटिंजेंट लायबिलिटी।
ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है, दिस इज अ गुड एडजस्टमेंट, माइंड लगाने वाली है, नोट करो उसमें। द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन कंसोलिडेशन डिपेंड्स on its nature. If the contingent liability is in respect of a transaction between the company in the group and outsider, इसको हम बोलते हैं जनरली एक्सटर्नल कंटिंजेंट लायबिलिटी, external contingent liability, it will appear as a note to the consolidated balance sheet. ठीक, ये क्या कहता है, वो कहता है सर अगर मान लो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, चाहे होल्डिंग की हो चाहे एस की हो, सब्सिडरी की हो, लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो सिंपल है सर, उसको आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ फुटनोट शो करोगे, जो हम नॉर्मली ट्रीटमेंट करके चलते हैं। ठीक, बात ये आती है सर अगर मान लो इंटर ग्रुप में है, अगर आपस में कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो क्या होगा, तो सर उसे आप रिमूव कर दोगे क्योंकि वो एक्चुअल लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअल लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है। अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मान लो 10,000 रुपए के बिल, ध्यान से सुनना एग्जांपल, 10,000 रुपए के बिल होल्डिंग ने ड्रॉ करे ऑन द सब्सिडरी, 10,000 रुपए के बिल होल्डिंग ने ड्रॉ करे ऑन द सब्सिडरी, ठीक है, तो सब्सिडरी के बिल्स पेबल में 10,000 शो करना चाहिए, लेकिन होल्डिंग के बिल्स पेबल में आ रहा है 5,000, इसका मतलब 5,000 रुपए के बिल क्या कर रखे हैं, होल्डिंग ने डिस्काउंट करा लिए, होल्डिंग ने डिस्काउंट करा लिए। अब होल्डिंग क्या कर रही है, अपनी बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू बिल्स डिस्काउंटेड 5,000, वो कह रही है कि भाई एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है सब्सिडी पैसा ना दे पाए। अब मुझे बताओ जब कंसोलिडेशन होगा क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल है, क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल है, आंसर इज नो। क्यों एक्चुअल नहीं है, क्योंकि सर वो तो सारी की सारी सब्सिडी से रिलेटेड है, तो जब आप इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हटा दोगे तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी किसी काम की नहीं। अपना और मेरा एग्जांपल लो, मैं होल्डिंग हूं, थोड़ा समझना इसमें माइंड लगाना, मैं होल्डिंग हूं आप सब्सिडरी हो, मैंने आपको 10,000 के बिल ड्रॉ करके दिए, ठीक, जिसमें से मैंने 5,000 के डिस्काउंट करा लिए, तो आपके पास बीपी शो कर रहा है 10,000 के, मेरे पास बीआर शो कर रहा है 5,000 रुपए के, क्योंकि 5,000 के तो मैं डिस्काउंट करा चुका, लेकिन मैं 5,000 की एक कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी दिखा रहा हूं। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सर मुझे डर है कि भाई हो सकता है कि मुझे ये 5,000 रुपए बैंक को पे करने पड़ जाए, क्योंकि मुझे डर क्या है कि आप पैसा देने से मना ना कर दो, ठीक, लेकिन जब हमारा कंसोलिडेशन हुआ तो आपने बीपी में से 10,000 हटाया, मैंने बीआर में से 10,000 हटाया, क्यों हटा दिया, क्योंकि वो हमारी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। अब मुझे बताओ जब मैंने इनको रिमूव ही कर दिया तो क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरे किसी काम की है, आंसर इज नो। इसका मतलब जब भी इंटरनल कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी उसको आप फुटनोट में नहीं शो करोगे, क्यों, क्योंकि उसकी ऑलरेडी लायबिलिटी आप रिमूव कर चुके हो, उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो एज अ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती तब कंसोलिडेशन में कोई लेना देना नहीं था, तब मैं उसे शो करता चला जाता, ठीक, एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने अभी एक्सटर्नल का लिखवा दिया आपको कि एक्सटर्नल है तो उसको आप फुटनोट पे शो करोगे। आगे देखो, बट इफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी
is in respect of a transaction between holding and subsidiary company, इसको बोलेंगे हम इंटरनल कंटिंजेंट लायबिलिटी। It will disappear from the footnote of individual companies balance sheet since it appears as actual liability in the consolidated बैलेंस शीट। ठीक है जी, इंटरनल कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप फुटनोट पे शो नहीं करोगे। ठीक, आओ जी, इससे रिलेटेड ये दोनों एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो लिखना। एग्जांपल, अब ये चैप्टर क्या है कि आपका एग्जांपल से ही काफी हद तक मोस्टली एग्जांपल से ही कवर हो जाएगा। जो मैं आपको इलस्ट्रेशन बीच में एग्जांपल दे रहा हूं उनसे कवर हो जाएगा। बुक के क्वेश्चंस तो आप बड़ी आराम से कर लोगे, क्योंकि आईसीए की बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मेरे को खुद के एग्जांपल्स बनाने पड़ गए। ठीक, लिखो, द बैलेंस शीट ऑफ H Limited and S Limited on 31st March 17 were as under। Liabilities H Limited, S Limited, assets H Limited, S Limited, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर है 100 रुपए का, 5 लाख 3 लाख, 3 लाख, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, nil and 1 lakh, जनरल रिजर्व 1,416 का बैलेंस, 90 and 51, सरप्लस 1,416, 60 24, प्रॉफिट 16-17 का प्रॉफिट, 1,10,000 and 84। अब देखो इसमें तो बहुत बढ़िया हो गया आपके लिए क्या कि सर सारी बाइफरकेशन दे दी, नहीं तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करके निकालते कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। ठीक, उसके बाद क्रेडिटर्स 140 and 71, बिल्स पेबल बीपी तो कुछ नहीं है इधर, 20,000,
assets, land and building 250 and 225, plant and machinery 125 and 185, investment in 2000 shares of S Limited 295, उसके बाद स्टॉक 70-80, डेटर्स 120 105, BR 30, कैश एंड बैंक 10,000 and 55,000। प्लीज एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेना है, मैंने अपने आप बना रखा है क्वेश्चन, तो टोटल मैच कर लेना एक बार। पहले होल्डिंग देख लेता हूँ। 5 लाख प्लस 90 प्लस 60 प्लस 110 प्लस 140 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 120 माइनस 70 माइनस 295 माइनस 125 माइनस 250, ये तो मैच हो रही है। अब इधर देखते हैं सबसे 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 51 प्लस 24 प्लस 84 प्लस 71 प्लस 20 माइनस 55 माइनस 105 माइनस 80 माइनस 185 माइनस 225। ठीक है जी, टैली होगी, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक, लिखो नोट, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड by H Limited is ₹25,000। कि सर 25,000 रुपए के बिल इसने डिस्काउंट करा रखा है, जिसको वो अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखा है। अब इसमें से जितने बिल सब्सिडरी वाले हैं, वो नहीं शो करे जाएंगे, आउटसाइडर कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करी जाएगी। बस यही छोटा सा काम है। लेकिन सर सब्सिडरी वाले कितने हैं वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। लिखो जी, एच लिमिटेड, बाकी सब चीजें सेम है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड, अब देखो जो हमारे बेसिक मैंने आपको पढ़ाए थे, वो बेसिक्स तो काम आएंगे। बेसिक्स का ये नहीं है कि सर बेसिक यूज नहीं होंगे, बेसिक के बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो बेसिक के जो 2 लेक्चर है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक के लेक्चर्स। लिखो, एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 11/17। ठीक है, एस लिमिटेड इशूड all bills payable to H Limited, but bills receivables of H Limited include bills of S Limited for 12,000। आ गया पॉइंट, ये आ गया पॉइंट सामने। क्या
कि सर जो एस लिमिटेड के बीपी हैं, ध्यान से सुनना, कि सर जो ये एस लिमिटेड के बीपी हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे एच से आए हैं। यानी कि एच ने एस को 20,000 के बिल ड्रॉ करे होंगे। एच ने एस को कितने के बिल ड्रॉ करे होंगे? 20,000 के बिल ड्रॉ करे होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि सर 20,000 में से एच के बीआर में, एच के बीआर में सिर्फ कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। भाई एच ने एस को 20,000 के बिल ड्रॉ करे होंगे, लेकिन एच के बीआर में सिर्फ अभी 12,000 ही शो कर रहा है। इसका मतलब एच ने क्या कर रखा है? 8,000 के बिल डिस्काउंट करा रखे हैं। 8,000 के बिल डिस्काउंट करा रखे हैं। और वो कह रहा है कि एच अपनी कंटिजेंट लायबिलिटी में 25,000 के बिल डिस्काउंटेड की कंटिजेंट लायबिलिटी शो कर रहा है। 25 में से 8 कौन से हैं? जो एस वाले हैं। तो यानी कि 25 माइनस 8, सिर्फ 17,000 की क्या है? एक्सटर्नल कंटिजेंट लायबिलिटी, जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करी जाएगी। ठीक है, सिर्फ यही छोटा सा पॉइंट था। लिखो, बट बी आर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड बिल्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर 12,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ₹10,000 ओइंग बाय एच लिमिटेड। कि सर एस लिमिटेड के डेटर्स में, एस के डेटर्स में एच आ रहा है 10,000 का, मतलब एच के क्रेडिटर्स में ऐसा आ रहा होगा 10,000 का। ठीक, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, आराम से हो जाएगी। स्टॉक ऑफ, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स एक मिनट रुको, कहां इसने एडजस्ट किया? हाँ जी, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹15,000 परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड। कि सर एच लिमिटेड के स्टॉक में एस से खरीदा हुआ सामान आ रहा है कितने का? 15,000 रुपए का। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, एस ने एच को सामान बेचा है, इसका मतलब एस ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रखा होगा जो कि अनरियलाइज्ड है। तो एस के एओपी में से हट जाएगा वो, एस के एओपी में से हट जाएगा वो। ठीक, अब बांटो। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है इस क्वेश्चन में।
चलो देखते हैं। इसके बाद कहता है परचेज फ्रॉम फॉर विच द लेटर कंपनी हैज चार्ज्ड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी। कंटेंशन ये हो गया हमारा पॉइंट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी। ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो और 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। हो सकता है इसमें कुछ अमेंड करना पड़े। आप एक बार ट्राई करो क्वेश्चन। आओ जी। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक छोटा सा एरर था कुछ। ठीक है, हम इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, करो सॉल्व। सॉल्यूशन। सबसे पहले परसेंटेज होल्डिंग। परसेंटेज होल्डिंग कितनी है? परसेंटेज होल्डिंग, उसने 2000 शेयर खरीदे हैं और सब्सिडी के टोटल शेयर कितने हैं? 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3000। तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आप लिख लोगे 2/3, 2/3 इसका हिस्सा और 1/3 माइनॉरिटी का हिस्सा। ठीक। सेकंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लिमिटेड। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्री एंड पोस्ट। पोस्ट। ठीक। देखो जी, प्री एंड पोस्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं बात करूं रिजर्व की और प्रॉफिट की, रिजर्व एंड प्रॉफिट। अगर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1416 पे 90,000, 1416 पे 90,000, ये तो सारा का सारा प्री में जाएगा। और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना है? गलत लिख दिया मैंने, रिजर्व 90 तो होल्डिंग का था। रिजर्व जो है वो है 51,000 और प्रॉफिट कितना है? 24,000। ठीक। करंट ईयर, करंट ईयर प्रॉफिट, क्या कोई एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है? क्या कोई एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हानि वो होल्डिंग के शेयर में से एडजस्ट हो जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट तो ऐसी नहीं है, इंटर कंपनी ज्यादा है। ठीक। तो देखो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 20, करंट ईयर प्रॉफिट इज 84,000। 84,000 का हिस्सा करो। अच्छा, जो हमारा प्री पीरियड है वो कब तक है? अप टू 1117। और ये कितना है? 1117 से लेकर 31 मार्च 17 तक, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का ये हो गया और 9 महीने का ये हो गया।
तो 84,000 को 84,000 इंटू 9/12 63,000 तो यहां पर चला गया प्री में, और यहां कितना चला गया पोस्ट में 84 माइनस 21,000 यहां चला गया। ठीक, बस 51,000 ये हो गया 87,000 21,000। ठीक, अब इसमें से क्या निकालोगे, होल्डिंग का हिस्सा और माइनॉरिटी का हिस्सा। एच और एम आई, एच 2/3 है, एम आई 1/3 है। 51,000 इंटू 2/3 34,000 और ये हो गया 17,000। 87,000 इंटू 2/3 58,000 ये क्या 87 माइनस 58 29,000। कुछ नहीं है, इधर देखो 21,000 इंटू 2/3 14 और 7। ठीक है, अब देखो ये कहां जाएगा, होल्डिंग के प्री रिजर्व सीसी, होल्डिंग के प्री प्रॉफिट सीसी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी के प्री एमआई, ये भी एमआई, होल्डिंग के पोस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और ये एमआई। ठीक है जी, अगला वर्किंग नोट तैयार कर लो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें आएगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 295 लेस शेयर कैपिटल, सब्सिडी की शेयर कैपिटल 3 लाख, तो 3 लाख का 2/3 2 लाख, प्री एक्विजिशन रिजर्व which is 34 and pre-acquisition profit which is 58। 295 माइनस 34 माइनस 58, 3,000 रुपए की आपकी गुडविल आ गई, 3,000 की आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक, फोर्थ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा आपका शेयर कैपिटल, तीन लाख का 1/3 1 लाख प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व 17, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 29, प्री एक्विजिशन रिजर्व 17, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 29, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 7। अब जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है वो यहां पर एडजस्ट होगा,
अनरियलाइज प्रॉफिट। लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट के दो हिस्से बनेंगे, कुछ होल्डिंग का कुछ माइनॉरिटी का। होल्डिंग का होल्डिंग के प्रॉफिट के हिस्से से और माइनॉरिटी का माइनॉरिटी के प्रॉफिट के हिस्से से। दो तरीके हैं करने के, या तो आप यहां पर अलग अलग लेस कर दो कि सर माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी में, होल्डिंग का हिस्सा होल्डिंग के प्रॉफिट में से, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करके जो आता है उसको डिवाइड कर देते। बात एक ही बात है, ठीक। कुछ भी तरीका अपना लो। तो यहां पर अगर मैं अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करूं, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 5 में अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब देखो, जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी वो दे रखी थी 25% ऑन कॉस्ट, और 15,000 की आपकी क्या है, सेल वैल्यू है। अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो क्या होगा सर, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज जो 15,000 है इसका 20%, 3,000 रुपए। दिस इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो 3,000 का 1/3 तो यहां से हटा दो, दैट इज 1,000, और बाकी वहां से हटा देना। तो ये एम आई बता दो कितना आता है। एम आई आ रहा है आपका 1,00,000 प्लस 17 प्लस 29 प्लस 7 माइनस 1,000, 152। ठीक है, अब ध्यान रखना अभी 2/3 लेना है, वो होल्डिंग के पोस्ट एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। ये भी बात होगी, यहां तक की सारी हमारी कहानी पूरी हो गई। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना ले। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा सर, एक चीज रहेगी अगर आपको ध्यान हो तो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगी। जो 13% प्रेफरेंस शेयर थी 1,00,000 की, वो रहेगी। वो सारी की सारी आप कहां दिखाओगे, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने नहीं कर रखी, तो वो सारी की सारी किसकी हो जाएगी, वो सारी की सारी माइनॉरिटी की है। 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर अगर इसने कुछ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने भी कर रखी होती तो वो इंटर कंपनी के थ्रू एडजस्ट हो जाती, बाकी यहां पर आ जाती। तो यहां पर तो कुछ नहीं है। और अगर कन्वर्टिबल होती, कन्वर्टिबल में जितना होल्डिंग का हिस्सा था वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लेस हो जाता, बाकी यहां पर आ जाता। अब यहां पर तो सिंपल केस था, तो सिंपल मैं यहां पर ऐड कर दूंगा, और जो आ जाएगा आपका 252, 152 252 आ गया ये। ठीक है जी, आगे देखो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। सब इक्विटी आएगी किसकी, होल्डिंग की 5,00,000। अगर सर होल्डिंग की प्रेफरेंस होती तो वो भी आ जाती, दोनों ऐड होके आ जाते। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या आएगा आपके पास, जीआर होल्डिंग का 90, सरप्लस होल्डिंग का कितना 60 एक था, प्लस करंट ईयर 110, प्लस पोस्ट एक्विजिशन। ये आप अलग से वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। पोस्ट एक्विजिशन कितना था, निकाला था ऊपर, चेक करो, 14,000 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, 14,000 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट इज 3,000 का, जो भी आपका 2/3 2,000, कितना आ जाएगा ये, 60 प्लस 110 प्लस 14 माइनस 2,000, 182, 182। तो
टोटल इज 272। 181 की फिगर कहां से आ गई है? चलो छोड़ो, आगे देखो। ये हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बताओ एम आई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये आ रहा है हमारा 252। 252, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज इसमें क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में बताओ, एक तो क्रेडिटर्स आ गए एच के 140, क्रेडिटर्स आ गए एस के 71। अब इसमें क्या था? इसमें इंटर कंपनी था। कितना इंटर कंपनी था? 10,000 का इंटर कंपनी था, वो लेस कर दिया आपने, तो कितना रह गया ये? 140 प्लस 71 माइनस 10,000, ये रह गया 201, 201। ठीक। बीपी पे आ जाओ। बीपी बिल्स पेबल एस के 20,000। इसमें से इंटर कंपनी कितना है सर? इंटर कंपनी 12 ही है। हालांकि इसके 20 में, ध्यान रखना, इसके 20 में तो पूरे के पूरे एच के हैं, लेकिन सर एच अपने बीआर में सिर्फ 12 दिखा रहा है, तो 12 ही लेस कर सकते हो। तो ये 8,000 क्या है सर? ये 8,000 वो लाइबिलिटी है जो उसने डिस्काउंट करा लिया है। इस वजह से मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लाइबिलिटी शो कर तो रही है बैलेंस शीट में। समझ रहे हो कि भाई मैंने आपको बिल दिए थे कार्ड के 20,000 रुपए के, लेकिन उसमें से मैंने 8,000 के डिस्काउंट करा लिए, तो मेरे पास 12 के बिल रह गए। लेकिन आप कह रहे हो कि सर 20,000 के हैं, मैंने बोला 8,000 के डिस्काउंट हो गए भाई साहब। तो जब इंटर कंपनी आपने हटाया तो क्या हुआ? आपके पास जो बीपी रह गए वो 8,000 के लगे, लेकिन वो मेरी तरफ लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरे बैंक की तरफ है जहां से मैंने डिस्काउंट कराए थे। तो अब मैं अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी से हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली में आपकी लाइबिलिटी शो कर तो रही है, तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो कर रही है, उसको मैं डबल डबल जगह थोड़ी ना दिखाऊंगा। ठीक, वो मैंने कंफर्म कर दिया लाइबिलिटी, तो 12,000 की मैंने ये हटा दिया। ठीक, तो आगे 8,000, तो दोनों को अगर ऐड करके दिखाएंगे तो हम कितना आ जाएगा? ये ए प्लस बी कर देना। अब ये 201 प्लस 8, 209, 209। ठीक, ट्रेड पेबल्स के बाद बस यही आइटम है। ओके, एक बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल देखते हैं। 209 प्लस 252 प्लस 272 प्लस 5,00,000, 1233, 1233, 12,33,000। अब इधर आ जाओ, एसेट्स। एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स में
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें डाल दो 250 की लैंड एंड बिल्डिंग इसकी, और 225 की लैंड एंड बिल्डिंग सब्सिडरी की, प्लस 125 की प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग की, और 185 की प्लांट एंड मशीनरी इसकी। तो ये सारा ऐड कर दो, हो जाएगा आपका 250 प्लस 225 प्लस 125 प्लस 185, 785। इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें गुडविल कितनी निकाली थी? गुडविल 3000 की। ठीक, आओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इसमें इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज में स्टॉक एच का 70, स्टॉक एस का 80। लेकिन वो कह रहा था एच के स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दो। कितने का अनरियलाइज प्रॉफिट था? 3000 का, हट गया। मतलब अब होल्डिंग सब्सिडरी को बेचे, सब्सिडरी होल्डिंग को बेचे, स्टॉक में से तो कम होना ही होना है। लेकिन अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रहा है तो सर होल्डिंग के प्रॉफिट में से कम करो, और अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रहा है तो उसके दो हिस्से हैं, एमआई में से भी कम करो और होल्डिंग के प्रॉफिट में से भी कम करो, या फिर एओपी में पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट में से लेस कर दो। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से लेस कर दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 71 147। इन्वेंट्री हो गया, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें डेटर्स एच के 70, डेटर्स एस के 80, लेस इंटर कंपनी 10,000 के थे 140। उसके बाद बी आर एच का 120, बी आर एस का 105, लेस इंटर कंपनी। कितने इंटर कंपनी थे? 12,000 के। वन ट्वेंटी प्लस 105 माइनस 12, 105 माइनस 12, 213। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल 213 प्लस 140, 353। 353। आगे ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपका, इन्वेंट्री हो गया आपका, कैश एंड बैंक सी, कैश एंड कैश इक्वलेंट, इसमें आएगा आपका 10 प्लस 55, टोटल 65,000। ठीक है, और नोट में आप क्या दिखाओगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 25,000 की थी, लेकिन इसमें से लेस करोगे क्या? इंटरनल कंटिंजेंट लायबिलिटी, इंटरनल कंटिंजेंट लायबिलिटी 8,000 की, तो कितनी रहेगी ये?
17,000 की। दिस इज योर फाइनल, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक, अब बैलेंस शीट चेक कर लो, मैच हो रही है। 65 353 प्लस 147 प्लस 3000 प्लस 785 1353 माइनस 1233 120 की गड़बड़ी आ गई, कुछ 120 की आइटम रह गई है। 120 का क्या रह गया? 120 की कोई आइटम मिस हो गई है। चेक कर लेते हैं एक बार। 735 50 हो गया, 3,000 की गुडविल होगी, ये भी ठीक है। 147 भी ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एक मिनट। ओहो, ये मैंने गलत ले लिया ना। 70, अच्छा ये आइटम्स गलत ले ली, ये फिगर ही गलत आ गई है। ठीक है ठीक है, देखो डेटर्स का अमाउंट गलत लिख दिया, यहाँ 120 था, ये होगा 105। बी आर एच के है 30, बी आर एस के थे ही नहीं, ठीक है ना। 30 माइनस 12, ये चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो कितना आ गया ये? 120 प्लस 105 माइनस 10, 215 तो ये आ गया 215। कितना आ गया? 18, 233। 120, यही फर्क था। ठीक है जी, मैच होगी बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट टोटल था 12,33,000। क्लियर है जी? हाँ जी, तो ये हमारा हो गया टैली। ठीक, दिस इज योर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी।